हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश और अपना अगला चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी यूनिट 1 का, जिसमें हम चौथे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य, वैसे तो आप आगे जाके एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य, मतलब उसमें आपके संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं के और वहां के क्रियाओं के बारे में बात होगी। बट इस चैप्टर में, इस स्पेसिफिक विषय में आप जननांगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जननांगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं बेटा। तो देखते हैं जरा क्या है जनन स्वास्थ्य और ये क्या हमें दिखाना चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है। जब हम जनन स्वास्थ्य का अध्याय शुरू करते हैं तो जनन स्वास्थ्य में हम बात सबसे पहले स्वास्थ्य की ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जनन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और स्वास्थ्य के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य क्या होता है ये, तो हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या हमारा पर्पज है जनन स्वास्थ्य। जब भी हमें स्वास्थ्य की बात करनी होती है, हेल्थ की बात करनी होती है, तो स्वस्थ या स्वास्थ्य जो शब्द है वो किसी व्यक्ति के ऐसे गुण के साथ मिलता है जिसमें वो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से बहुत ही क्या हो, स्वस्थ हो। मतलब आप हेल्थ की बात सिर्फ शरीर के हिसाब से नहीं करते कि बीमारी मुक्त हो, नहीं, वो मेंटली, वो मानसिक रूप से भी उसके अंदर मानसिक विकार नहीं होने चाहिए, शारीरिक विकार नहीं होने चाहिए। हर कंडीशन को देख के आप स्वास्थ्य को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चे स्वास्थ्य की परिभाषा की कि हम किसे हेल्दी बोलेंगे, तो वहां पे हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की भीतर शारीरिक विकार, मानसिक विकार, शारीरिक विकार ना हो, मानसिक विकार ना हो, सामाजिक विकार ना हो, वह व्यवहारिक, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इतने सारे विकार नहीं है, सिर्फ बीमारी ना होना स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक विकार नहीं होना चाहिए, मतलब बीमारी नहीं होनी चाहिए। मानसिक विकार मतलब दिमाग से भी वो क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए। सोशल विकार का मतलब होता है कि अगर वो अपने क्षेत्र में है जहां पे भी, तो उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है ना, उनको कैसे ट्रीट करता है। यहाँ व्यवहारिक मतलब जब उसको बड़े लोग मिलते हैं तो क्या उनको नमस्ते करता है, उनको आदर देता है, प्यार देता है, और छोटे मिलते हो तो क्या उनको प्यार देता है। ये सब विकार अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं हो कि आप जा रहे हो कहीं से, मतलब कोई जा रहा है कहीं से, बगल से एक छोटा बच्चा जा रहा है, गाना गाते गाते ऐसे बिना मतलब बुलाया और दे दिया पट से हेडशॉट, अगर आपने ऐसा किया तो आपको मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा, यस और नो, और व्यवहारिक रूप से भी आपको बीमार कहा जाएगा। तो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की मैंने बता दिया आपको, इसके बारे में आप 12th में ही चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट यहां पे आपका काम जनन स्वास्थ्य से है, इसलिए हम वहां पे उतनी डिटेल बातें नहीं करेंगे। हाँ, उल्टा यहां की भी कुछ बातें हम उसी अध्याय में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें जो आपको एनसीईआरटी चाहती है कि आप जाने इस उम्र में, इस अवस्था में, जिस एज में हैं आप, आपको कुछ बातें जाननी चाहिए और वो बातें बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, देखिए, किसी भी व्यक्ति के भीतर शारीरिक विकार, मानसिक विकार और सामाजिक विकार और व्यवहारिक विकार की अनुपस्थिति उसे स्वस्थ बनाती है। उसे क्या करती है? स्वस्थ बनाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी विकार नहीं है तब जाके आप उसे स्वस्थ बोले कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। क्लियर बच्चे? बनाती है तथा
तथा इन विकारों की अनुपस्थिति उत्तम स्वास्थ्य का उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। अगर कहीं पे ऐसा है तब जाके आप उस व्यक्ति को बोले कि उसका स्वास्थ्य क्या है, बहुत अच्छा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य की। तो ये जो बात हो रही है शारीरिक विकार, मानसिक विकार, सामाजिक विकार, ये सारे विकार हम एक रिस्पेक्ट में बात करेंगे जननांगों के हिसाब से, है ना, जननांगों के हिसाब से। तो जनन स्वास्थ्य में हम जननांगों के विकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जननांगों के विकारों की बात करते हैं। और हमारा अध्येय ध्येय जननिक रूप से विकारहीन समाज बनाना है। सबसे पहले इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे पहले भारत देश ने इस जनन स्वास्थ्य के ऊपर काम करना शुरू किया। कौन से देश ने? भारत देश ने सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य को महत्ता दी और काम शुरुआत की। भारत दुनिया का वो पहला देश है, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य की महत्ता को समझा और उस पर कार्य किया। भारत वो पहला देश है जिसने क्या किया? जिसने समझा कि जनन स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बातें भारत देश के लोगों के दिमाग में आई कैसे? आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आजादी के समय हमारी जो आबादी थी 1947 या 1950 का डेटा आपके बुक में दे रखा है कि जो आजादी के समय हमारी आबादी थी हमारे देश की, उस आबादी से हम अपनी आबादी कितने गुना बढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी आबादी 35 मिलियन थी, 35 करोड़ थी हमारी आबादी आजादी के समय। और 2000 आते आते मतलब 50 सालों के अंदर ये 1000 बिलियन हो गई। ये पूरी दुनिया में ही ये चीज चल रही थी। जैसे जैसे साइंस, जैसे जैसे हमारा विज्ञान मजबूत हो रहा था, विज्ञान के मजबूती के साथ साथ जो चिकित्सीय पद्धतियां हैं ये भी मजबूत हो रही थी, इनका भी विकास हो रहा था। और इन चिकित्सीय पद्धतियों के विकास के साथ साथ लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर अच्छा नियंत्रण रख पाने में हम सक्षम हो रहे थे, जिसके वजह से बीमारियों का बेहतर इलाज धीरे धीरे बनता गया।
और लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जब कोई प्रेगनेंसी होती थी, सगर्भता होती थी, तो अधिकांश समय पे जो सगर्भता थी वो तकनीकी रूप से, चिकित्सीय रूप से इतनी सुदृढ़ ना होने से हमारी व्यवस्था वहां पे कभी जच्चा और कभी बच्चा, मतलब कभी माता और कभी बच्चे के जान पे हमेशा बन आती थी, हमेशा कुछ न कुछ हो जाता था। लेकिन विज्ञान की प्रोन्नति के साथ साथ हम चिकित्सीय तरीके से भी सुदृढ़ होते गए और धीरे धीरे इस दुनिया में पूरी दुनिया का मृत्यु दर कम हो गया। ये बहुत अच्छी बात थी कि लोगों का आपने डेथ रेट कम कर लिया, लेकिन ये अच्छे बात के साथ साथ एक बड़ी समस्या को भी लेके आई। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि इस दुनिया की आबादी जो 1900 में जितनी थी, 100 सालों में वो 30 गुनी बढ़ गई, है ना। वो बहुत तेजी से, कई गुना आबादी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं आपको एक डेटा देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में, आपके किस पुस्तक में लिख रखा है, मैं वही डेटा दे देता हूं। यहाँ पे आपके पुस्तक कह रही है कि इस दुनिया की पूर्ण आजादी 1900 में, कब? 1900 में इस पूरी दुनिया की जो आजादी थी वो 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब, यानी 200 मिलियन। 2000 होना चाहिए, हाँ 2000 मिलियन थी। इस पूरी दुनिया की आबादी क्या थी बच्चे? 2000 मिलियन थी। कब थी ये 2000 मिलियन? जब हम 1900 की बात कर रहे हैं। और 2000 तक आते आते ये 6 अरब 1900 थी, और 2000 में यही आबादी, 1900 में 200 मिलियन 20 करोड़, और 2000 तक आते आते ये 6 अरब यानी 6000 मिलियन। आप देख पा रहे हैं, 10 सालों में आबादी पूरी दुनिया की आबादी 10 साल में 3 गुना बढ़ गई। और ऐसा नहीं कि बस पूरी दुनिया में ही हो रहा था, भारत देश में भी आप देखो, भारत देश का भी डेटा यहां पे दिया गया है। देश में आजादी के समय जो आबादी थी, ये भारत देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश में, ये विश्व की है, ये वैश्विक आबादी दी गई है, ये जो डेटा है, और ये भारत देश का। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है कि ऐसा लगता है शुरुआत में इस चैप्टर में कि हम पढ़ाई कम भाषण ज्यादा दे रहे हैं सर, है ना, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, है ना। तो ये भाषणबाजी वाला ही चैप्टर है, स्पेसिफिकली इसके शुरुआत का पहला और दूसरा लेक्चर में तो यही सब बातें हैं। तो भारत देश की जो आजादी थी बेटा, आजादी के समय 1947 या 1947 करें, 1900 कब का डेटा दिया गया है, आजादी के समय ही लिखा है 35 करोड़ थी। मैं 1947 या 1950 मान लूं, आजादी के आसपास का जब भी जनगणना की होगी, आजादी के आसपास जो आबादी थी वो थी 35 करोड़। भारत की आबादी क्या थी? 35 करोड़। और देखो भारत की तरक्की, आजाद देश होने के बाद भारत की तरक्की देखो, ये उन 2000 तक आते आते ये आबादी 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गई। 2000 तक आते आते मतलब लगभग 50 साल में ये 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गए। मिलियन भी नहीं, ना मिलियन नहीं, इंडिया वाले इतने धीरे नहीं चलते। 1000 बिलियन के ऊपर पहुंच गए बेटा, 1000 बिलियन की। और आप सोचिए, अभी और रुकिए, 2011 में ये लिख रहे हैं कि 2011 में ये आबादी 1.2 बिलियन, 1 बिलियन से भी ज्यादा, 1.2 बिलियन हो गई। मतलब पता है, ये जो आबादी आप देख रहे हैं 6000 और 1.2 बिलियन का, यहाँ पे ये डेटा बता रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, आपकी पुस्तक कह रही है कि ये जो डेटा है ये 2011 का, ये बता रहा है कि दुनिया का हर छठवां इंसान क्या है? भारतीय है। दुनिया का हर छठवां इंसान कौन है बच्चे? भारतीय है, इस डेटा के हिसाब से। तो हमें समस्या क्या हो रही है, हमें क्या दिक्कत हुई? हमें समझ में आया कि चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ने की वजह से, किसकी वजह से? हम स्वास्थ्य सुधार रहे थे, चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ने की वजह से
चिकित्सीय रूप से दृढ़ता के वजह से लोगों की मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर क्या हो गई? कम हो गई। तथा जन्म दर की बढ़ोतरी हो गई। क्या हो गई बच्चे? जन्म दर की बढ़ोतरी हो गई। इस कारण वैश्विक आबादी के साथ साथ वैश्विक आबादी के साथ साथ भारत की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, जो एक विकट समस्या थी। जो कि क्या है? एक विकट समस्या थी। समझ में आया? आबादी क्या हो गई पूरी दुनिया की? बढ़ने लगी। ये एक विकट समस्या थी। यही कारण है कि भारत ने इस पे जल्दी से कदम उठाया और इस कारण भारत सरकार ने इस पर कड़े नियम बनाए। क्या किए? इस पे कड़े नियम व कानून बनाए। तथा लोगों को जनसंख्या घटाने हेतु शिक्षित करना प्रारंभ किया। भारत ने पहला प्रोग्राम भारत का पहला प्रोग्राम परिवार नियोजन योजना 1951 में 1951 में लागू किया गया। जिसे आजकल परिवार कल्याण के नाम से जिसे आजकल किसके नाम से जाना जाता है?
परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट हुई ये बात। 1951 में परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू हुआ, सबसे पहला, जिसे आजकल क्या कहते हैं हम, परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को जो जननिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जननिक स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया जाता है, तथा उनके जननिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अवगत कराया जाता है और उनके क्या किया जाता है, जननिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। स्पष्ट हुआ बच्चे यहां तक, ये परिवार नियोजन के प्रोग्राम के द्वारा। और आपकी पुस्तक पे लिखता है कि जो जनन की समस्याएं हैं वो उनका उपाय क्या है। तो जनन की समस्याओं और उपायों के बारे में ही इस अध्याय के प्रथम भाग में बात की गई है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ जनन की समस्याएं एवं उनका उपाय। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम भाषण वाला चैप्टर जैसा मैंने बताया। एवं उपाय, जो जो बातें आपके एनसीईआरटी में की गई है मैं बस उनके ही बारे में बात करूंगा। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं देख पा रहा हूं इस अध्याय में आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें करनी है, लेकिन हम बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पुस्तक में दी गई है, जहां पे आपकी एनसीईआरटी का आपके खुद के बुक का फोकस है। मैंने बोला ना ये भाषण है, नेताजी लोगों को ये टॉपिक दे दो 2-3-4 घंटे बोलेंगे, हमें वो नहीं करना। हमें शुरुआत में इसके बारे में बस वो चीज़ है, वो मेन चीज़ों पे फोकस कर लेना है जहाँ पे हमारी एनसीईआरटी हमसे फोकस करवाना चाहती है ना। इस हिस्से से ऐसे कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं बनता। तो आपको मतलब ये जो हिस्सा है ये एक तरीके से सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज वाला हिस्सा है। इस चैप्टर के आगे वाले हिस्से में बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन शुरुआत वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा ही, बस एक बार पढ़ने वाला है और बेसिक बेसिक बातों वाला है। ठीक है बच्चे, तो इसको आप थियोरेटिकली बस एक बार नजर मार लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। और कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं वो पॉइंट्स में लिख दूंगा, उनके बारे में आपको मेनली ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट, जनन की जो समस्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी अभी हमने बात की जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या क्या विस्फोट। वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ये जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। हम क्या करेंगे, समस्या लिखेंगे, समस्या का अगर कुछ समाधान है तो वो समाधान जानने की कोशिश करेंगे। इस समस्या का कारण क्या है, इसका कारण क्या है हम बात कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण मेन है मृत्यु दर में कमी व जनन दर में वृद्धि। मृत्यु के दर में क्या हो गई, कमी हो गई है, और जनन दर में क्या हो गई है, वृद्धि। ये इस जनसंख्या वृद्धि का, ये बढ़ने का मेन कारण ये है। हाँ, इसका उपाय क्या है, लोगों को
लघु परिवार के लिए प्रोत्साहित करना। लोगों को प्रोत्साहित करें कि छोटा परिवार बनाएं, यस और नो। लोगों को लघु परिवार के लिए प्रोत्साहित करना। सामयिक सहवास के बारे में बताना। जिससे अनचाही सगर्भता से बचा जा सकता है। होता क्या है, लोगों को पता नहीं होती कुछ बेसिक सी बातें, और जब वो सहवास करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। भारत देश बेचारा बहुत दयालु देश, वो लोग बोलते चलो यार भगवान ने दिया है कोई बात नहीं, चलने दो, भगवान का दिया हुआ है कोई बात नहीं, चलने दो, है ना। तो ये बड़ी समस्या है, भगवान का दिया हुआ, भगवान देते जा रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं, ये समस्या है। इसलिए लोगों को बताना कि सामूहिक सहवास क्या होता है। आपको पता है ना, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब सहवास करते हैं, जब दो लोग, दो युगल एक साथ रहते हैं, तो उसमें उनके आर्तव चक्र में एक ऐसा समय है, आर्तव चक्र में एक ऐसा समय है जब सहवास करने से उनके लिए जो सगर्भता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब? हमारे अंड निषेचन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद का समय, मतलब 10वें से 17वें दिन तक का समय क्या है, रिस्की होता है। उसमें उसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यस और नो। गर्भ निरोधक गोलियां, गोलियों, कंडोम व रोधी आदि का प्रयोग। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है, गर्भ निरोधक गोलियां आपको इस्तेमाल नहीं करनी है ना, सॉरी, गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, कब आप कॉन्डोम या कोई दूसरी रोधी तकनीक जो हम आगे पढ़ेंगे उनको इस्तेमाल में ले सकते हो। ये सब बातें आप बता के, ये सब चीजें लोगों को बोल के, आप उनको लिटरेट करके, उनको नॉलेज देके आप इसको रोक सकते हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इन सबसे मिलते जुलते जो एड बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट पेपर में देती है, टीवी पे दिखाती है, रेडियो पे दिखाती है। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों के दफ्तर पे लोग बैठ के इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां से हम अपनी आबादी कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यस और नो बच्चों। और लोगों को जागरूक करके, उनको बता के कि भाई आप छोटा परिवार करेंगे, सुखी परिवार रहेंगे। लोगों को नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। अब तो आजकल बहुत से पढ़े लिखे जो नए कपल बन रहे हैं, उन्होंने अपना नया नारा बनाया है, हम दो हमारे एक, कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे। इस चैप्टर में भी बात होती है, लास्ट में मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सबसे अच्छा उपाय है कि जो पढ़े लिखे युगल हैं वो एक बच्चा पैदा करें। और इस पूरे भारत देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पैतृक संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को गोद लेके वो अपनी पैतृक संरक्षण की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी एक अनाथ बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल सकता है। तो ये समस्या है, इस तरीके का जो है लोगों को ज्ञान दे के आप उनको बचा सकते हो ये सब करने से। दूसरा तरीका है, पॉइंट पॉइंट बोल देता हूं, सब लिखा है आपके एनसीईआरटी में, यौन शिक्षा। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। जिस उम्र में आप लोग हैं,
इस उम्र में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यौन शिक्षा के बारे में। लोगों को एक सेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स, कब करना चाहिए मैथुन, कब नहीं करना चाहिए, क्या उनके जनन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या नहीं है, ऐसी बातें बता के आप लोगों का जनन स्वास्थ्य क्या कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, है ना। तो फिर से वही बात, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया, यहां तक कि सरकार ने बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं के मदद से भी लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाने की कोशिश की है। और बहुत सारे अभी भी जो एनजीओज हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट के देखरेख में इस काम को बहुत तेजी से, बहुत धड़ल्ले से आप लोगों के लिए कर रही है। ठीक है बच्चे, यौन शिक्षा के बारे में बात हो गई। तीसरा, जो जननांगों में क्या बोलेंगे उसको, इन्फेक्टिव डिजीज, जो जननांगों से फैलते हैं, जननांगों द्वारा संचारित रोग, यस यही होता है ट्रांसमिटेबल डिजीज, संचारित रोगों का बहुत ज्यादा आवश्यक है। आजकल के लोग ऐसे भी हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, जो एक व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति से भी यौन संबंध बनाते हैं। तो इन यौन संबंधों को बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, आपको क्या खतरा है, और कैसे संक्रमण एक नर को मादा से या एक मादा को नर से हो सकते हैं, उन संक्रमण के बारे में भी हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, कुछ संक्रमण तो ऐसे हैं जो मादा या नर के अंदर प्रोस्टेट कैंसर और मादा के अंदर ओवरियन कैंसर तक भी हमें कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रोगों के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसा सुरक्षित मैथुन करें जब भी करें कि इन संचारी रोगों के प्रवाह को आप क्या कर पाए और रोक पाए। स्पष्ट है बच्चे। तो हमारी गवर्नमेंट, मैंने पूरे बोला वो बात कॉमन है, गवर्नमेंट और एनजीओ, वो चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, वो हर जगह चलता रहेगा। क्लियर बच्चे। जनन संबंधी समस्याओं पे जनन संबंधी समस्याओं के बारे में बताना या अवगत कराना, जो लिख लो आप। फिर भाई हमारी एनजीओज, मतलब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, वो यह कोशिश कर रही हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो जनन के समय में क्या क्या समस्या हो सकती है, एक नर को मादा से, मादा को नर से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बीमारियां हो गई तो उनके क्या प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, क्या आपको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपना कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, है ना, अपना रख रखाव कैसे करेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे, ताकि आपसे किसी दूसरे को ना हो या किसी भी तरीके से किसी दूसरे से आपको ना हो। इन सब चीजों के बारे में भी हमें अवगत कराना चाहिए। जननिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान, क्या बात हो रही है, जननिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करें, अनुसंधान करना चाहिए। लोगों को सेक्सुअली और ज्यादा फिट बनाने के लिए, मतलब लोगों का जनन स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराती है। मुफ्त में बहुत सारी दवाइयां जो आपके लिए नॉर्मली जरूरत है, बहुत सारे ऐसे टॉनिक सिरप्स आपको सरकारी अस्पतालों में दिए जाते हैं जो आपके जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। और ये सब गवर्नमेंट जो है वो प्रशिक्षित डॉक्टर्स के देख रेख में ये तैयार करते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं कि कैसे भारत देश के लोगों का जननिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखें और कैसे लोगों को प्रोत्साहित करें
छोटे परिवार के लिए और किस तरीके से इस पूरी देश की जनसंख्या को हम कंट्रोल में रख पाए। ऐसे ही कुछ, ये चैप्टर पूरा ऐसे ही बच्चे, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, है ना। आप पढ़ोगे तो बस उसमें यही सब पॉइंट्स मिलते रहेंगे कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया और ये किया, यही बातें इसमें हैं। इसमें चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा पढ़ने का नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ हो गई समस्याएं। अब हमें इस चैप्टर में एक बात और करनी है कि भाई इन समस्याओं को तो आपने बता दिया, इन समस्याओं का समाधान भी तो बताइए। इन समस्याओं का आप समाधान भी तो बताइए कि कैसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो इसका समाधान भी है। इसका क्या है बच्चे? समाधान भी है। तो हमने पहले क्या किया? हमने समस्याएं पढ़ ली हैं। अब आइए थोड़ा उपाय के बारे में पढ़ें कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं। क्या क्या उपाय एवं सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहला फिर से वही, बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं, घूम घूम के वही आते रहेंगे। सबसे पहला शिक्षा, लोगों तक जनन स्वास्थ्य की महत्ता पहुंचाई जानी चाहिए। लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि कैसे प्रसव काल के दौरान एक महिला की देखरेख करनी है, क्या क्या चीजें खान पान करना चाहिए जो उसके लिए लाभदायक हो, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए लाभदायक हो, है ना। उसे कितना भारी सामान उठाना है, कब सीढ़ी पे चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, क्या करना है, ये सारा कार्यक्रम गवर्नमेंट, फिर से वही बात, गवर्नमेंट जो है नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ का नाम सुने होंगे, नॉन गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ये काम करती है। लोगों को शिक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने सारे हथकंडे अपनाए हैं। हर डेली पेपर में आपको ऐड मिलता है, टेलीविजन में, प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट हर तरीके से जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अब तो गवर्नमेंट ने कैनोपी लगा के मोहल्ले के बाहर लोगों को चलचित्र दिखा के, ऑडियो सुना के, वीडियो दिखा के हर तरीके से प्लान कर दिया है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। और अच्छी बात है कि भारत में जनन स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गया है पहले की तुलना में। उसका पूरा क्रेडिट इन गवर्नमेंट के परिवार नियोजन प्रोग्राम को जाता है। तो पहले तो लोगों को क्या करना चाहिए? इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षित करनी चाहिए। दूसरा, प्रोत्साहन, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए लघु परिवार के लिए, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। जरूरी नहीं है कि हम 5 बच्चे करें, हम 1 बच्चे को पैदा करें, 2 बच्चे को पैदा करें और इन 1-2 बच्चों को इतनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें कि वो अपने जीवन में जो बहुत ऊंचा मुकाम है वो पाए। उनको बेहतर खाना, उनको बेहतर शिक्षा, उनको सभी तरीके की बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाए और वो बहुत अपने लाइफ में आगे जाएं। और छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार होगा। ऐसी बातें गवर्नमेंट आपको सिखाती है, बताती है, ये प्रोत्साहित करती है छोटे परिवारों के लिए। तो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्लियर? शिक्षा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। तीसरा, वैवाहिक उम्र, वैवाहिक उम्र सीमा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश में वैसे तो विवाह के लिए जो उम्र है वो पुरुष की 21 साल और मादा की 18 साल की होती है। ये वैवाहिक उम्र सीमा निर्धारित करके लोगों ने जनसंख्या दर को घटा दिया, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाता था और बाल विवाह होने समय लोग जब जिनकी शादी होती थी वो इतने समझदार, इतने बुद्धिमान नहीं थे। तब भी जब वो इस लायक नहीं होते थे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख पाए, उनके 14, 15, 16 साल में बच्चे पैदा हो जाते थे। जबकि उस बच्ची को भी अपने बच्चे के रखरखाव के बारे में ठीक से पता नहीं होता था। वो उसको ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना चाहिए, उसके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। तो गवर्नमेंट ने इस बाल विवाह पे रोक लगाया और एक निश्चित आयु सीमा तय की, ताकि तब तक बच्ची को भी जानकारी हो जाए और जो नर है, जो मेल है, वो ऐसी आयु सीमा में आ जाए कि वो अपने परिवार का, अपने बीवी का, अपने बच्चे का ध्यान रखने में खुद सक्षम हो। और गवर्नमेंट ने आयु सीमा नर के लिए 21 वर्ष और मादा के लिए 18 साल, 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर दी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चौथा पॉइंट जो आपके बुक में दिया हुआ है वो ये हो सकता है कि परिवार नियोजन
क्या हो सकता है कि जो परिवार नियोजन की योजनाएं हैं, इन परिवार नियोजन की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनको क्या दिया जाना चाहिए? और बढ़ावा देना चाहिए और नई नई योजनाएं लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को अपने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ, और दोनों को मिलके समाज के लोगों को और जागरूक करना चाहिए। इससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहले अध्याय में, सॉरी, इस अध्याय के पहले भाग में यही कुछ छोटी जनरल नॉलेज वाली बातें थी जो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, कर लिया है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बढ़िया बातें सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।